हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। उत्तराखंड से बड़ा करीबी रिश्ता है मेरा। कई बार वहां जाना हुआ, पैदाइश हुई वहां। अपरोला जो उत्तरकाशी का एक छोटी सी जगह है, वहां से जिस तरीके की खबरें आ रही हैं उससे दिल दहल उठता है। एक संविधान के अध्यापक की हैसियत से और एक देश के नागरिक के होने की हैसियत से सोचता रहा कि क्या लीगल अवेयरनेस के दर्शकों से अपने दर्द को बांटूं और बताऊं कि दरअसल कॉन्स्पिरेसी ये है किसके विरुद्ध। हमेशा लीगल अवेयरनेस ने एक न्यूट्रल और ऑब्जेक्टिव स्टैंड लिया है और हमेशा लीगल अवेयरनेस ने देश में हर मुद्दे को कानून और संविधान की नजर से देखा है। 6 मिलियन देश में एक वर्ष में जो क्राइम होते हैं, जो पुलिस ने रिकॉर्ड किए, उनमें से 4,28,278 4.28 लाख क्राइम औरतों के विरुद्ध होते हैं। पिछले साल ये संख्या 26.35% बढ़ गई थी 2016 के मुकाबले में। और ज्यादातर जो ये क्राइम्स हुए हैं, इसमें किडनैपिंग और एब्डक्शन, रेप और डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी डेथ और असॉल्ट का मामला है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक क्राइम हुए और फिर बाद में राजस्थान और महाराष्ट्र का नंबर आता है। रेप के मामले में आए, दिल्ली को तो रेप कैपिटल कहा जाता है। एक साल में 31,878 रेप्स, जो पिछले साल के मुकाबले में 28,153 थे, उसके मुकाबले में एक लंबी जंप है, मेजर राइज। किडनैपिंग के मामले में और एब्डक्शन ऑफ विमेन के मामले में 76,263 किडनैपिंग और एब्डक्शन औरतों की देश में हुई, 14% की इंक्रीज। ये वो कॉन्टेक्स्ट है जिस कॉन्टेक्स्ट में मैं आना चाह रहा हूं। उत्तराखंड और उत्तरकाशी को लेकर समाज में एंजाइटी भी है, परेशानी भी है और लोग गलत तरीके से भी सोच रहे हैं। पीयू रिसर्च 2021 की हुई, क्या पाया? 90% शादियां भारत में जो होती हैं वो अरेंज मैरिज होती हैं, यानी मां बाप तय करते हैं। इंटरफेथ मैरिजेस रेयर हैं। एक स्टडी ने कहा 2% है। 2021 की प्यू रिसर्च ने पाया कि 99% हस्बैंड और वाइफ एक ही धर्म के मानने वाले थे। अब ये जो मैंने फैक्ट्स एंड फिगर सामने रख दिए, उसके बाद बताइए कि ये लव जिहाद का मसला है कितना बड़ा। क्या ये अनएम्प्लॉयमेंट से बड़ा मसला है? क्या जो देश की और बड़ी समस्याएं हैं उनसे बड़ा मसला है? कानून की पॉलिसी क्या है? स्पेशल मैरिज एक्ट हमने पास किया 50 के दशक में, जिसमें इंटरफेथ मैरिजेस, एक मजहब का मानने वाला दूसरे मजहब के मानने वाले से शादी कर लेगा और अपने अपने मजहब पर कायम रहेंगे। यानी कानून एक तरीके से इजाजत देता है। कानून ये नहीं कहता कि मियां बीवी एक ही मजहब के हों,
लेकिन चाहे इधर के मुल्ला और मौलाना लोग हों या उधर के फेनेटिक्स हों, इसको मुद्दा बनाए हुए हैं। कई वीडियो मैंने ऐसे मौलानाओं के भी देखे कि अपनी लड़कियों को पढ़ने तक मत जाने दो। उनके स्कूल की प्रिंसिपल को फोन कर करके पूछो कि क्या हमारी बेटी स्कूल में दिन भर सारे पीरियड में रही, बताइए कौन प्रिंसिपल ये बात बताएगा? इतना टाइम है प्रिंसिपल के बारे में? प्रज्ञा ठाकुर तो एमपी हैं भोपाल की। केरला स्टोरी दिखाने जिस लड़की को ले गई, उसी ने एक मुसलमान से शादी कर ली। लव और जिहाद में आपस में कंट्राडिक्शन है। जहां लव होगा वहां जिहाद नहीं हो सकता। वहशते दिल रश्नोदार से रोकी ना गई, किसी खंजर किसी तलवार से रोकी ना गई। इश्क मजनू की वो आवाज है जिसके आगे कोई लैला किसी दीवार से रोकी ना गई। क्योंकि ये इश्क इश्क है। मोहब्बत अंधी होती, मोहब्बत मजहब देखकर नहीं होती, और जात और बिरादरी देखकर और उम्र देखकर भी नहीं होती। मामला क्या था पुरौला का? 26 मई को 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया जो एक माइनर बच्ची को एब्डक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। मैंने आपको बता दिया कि एब्डक्शन की क्या नंबर है देश में। 76,000 होते हैं हर साल। एक धर्म के मानने वाला था, एक दूसरे धर्म का मानने वाला था। एब्डक्शन हुआ नहीं, रुक गया। बाहर वालों को ब्लेम किया गया, एक नरेटिव और स्टोरी बनाई गई। देश का कानून क्या कहता है कि अगर बेटे ने जुर्म किया तो बाप को सजा नहीं होती, और बाप ने जुर्म किया तो बेटे को सजा नहीं होती। अगर एक धर्म के मानने वाले ने किसी को एब्डक्ट किया या उसको एब्डक्ट करने की कोशिश की, तो उस पूरे समाज को उसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। यह हमारे देश का कानून नहीं, और यह किसी देश का कानून नहीं। पुरोला ट्रेडर्स यूनियन ने एक रैली बुलाई, दुकानें बंद करने की कॉल दी और कहा बाहर वालों का वेरिफिकेशन हो। 29 मई को कई दुकानों को सुना गया कि वेंडलाइज किया गया। 40 दुकानें एक समुदाय विशेष की 15 दिन से नहीं खुली हैं। दहशत और डर का माहौल है। आने वाले खतरे से लोग डर रहे हैं। फिर एक पोस्टर जगह जगह लगा दिया गए जिसमें लव जिहादियों से कहा गया कि वो शहर को खाली कर दें, वरना अंजाम कि वो खुद जिम्मेदार होंगे। समुदाय विशेष की दुकानों पर वो पोस्टर लगा दिए गए। क्या है लव जिहाद? सरकार की क्या पोजीशन है? 2020 में संसद को बताया स्टेट होम मिनिस्टर जी किशन रेड्डी ने, कोई परिभाषा लव जिहाद की देश के कानून में नहीं है। कोई केस सेंट्रल एजेंसीज जो हैं उनके सामने नहीं आया जिसमें लव जिहाद हो। ये तो संसद को इंफॉर्मेशन दी जा रही है। हादिया के मामले में तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें खुद आज के मुख्य न्यायाधीश मौजूद थे, एनआईए इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया था, और उस एनआईए इन्वेस्टिगेशन ने भी यह नहीं पाया कि किसी कॉन्स्पिरेसी के तहत लव जिहाद का मामला चल रहा है। केरला पुलिस इस पे पहले इंक्वायरी कर चुकी है। केरला स्टोरी के बारे में जब कोर्ट में मामला गया और कहा गया कि ये जो इसका ट्रेलर है जिसमें कहा जा रहा है कि 32,000 ऐसे केसेस हुए,
फिल्म के बनाने वालों ने खुद मान लिया कि 3 केसेस हुए। अगर 3 केसेस हैं तो ये कोई सिस्टमैटिक, डेलिब्रेट, कॉन्शियस कम्युनिटी इनिशिएटिव नहीं है। हो सकता है किसी इंडिविजुअल से, किसी शख्स से इस तरीके की गलती हो और उसको कानून के तहत सजा मिले, और वो हर धर्म का ऐसा आदमी हो सकता है। पर हम सियासत करते हैं इस मुद्दे पे। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के कहा कि बहुत सख्त कार्रवाई होगी लव जिहाद पर, और आपको मालूम है क्या कार्रवाई होती है? एक कानून बना दिया जाता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम से। वो यूपी में भी बन गया, वो कई और राज्यों में बन गया। पर जैसे मैंने कहा कि ये इश्क और मोहब्बत ये किसी से नहीं रुक सकती। अब इस पोस्टर में कहा जा रहा है कि 15 जून की महापंचायत से पहले अपनी दुकान खाली कर दें। कोई संगठन है देव भूमि रक्षा अभियान। अगर ये देवों की भूमि है तो बताएं किस देव ने कहा कि मैं सिर्फ एक समुदाय का देव और भगवान हूं और मैं दूसरे समुदाय के लोगों का भगवान नहीं। मैंने तो बड़ा क्रिटिसाइज किया मलेशिया का वो जजमेंट जिसमें बाइबल के ट्रांसलेशन में मले में गॉड के लिए अल्लाह शब्द का प्रयोग किया गया, और मलेशिया के मुसलमानों ने उस पर ऑब्जेक्शन किया। और मैंने अपने लेक्चर्स में भी कहा और लिखा भी कि क्या अब अल्लाह नाम पर भी कॉपीराइट होगा? ये किधर हम विश्व को ले जा रहे हैं और किधर हम देश को ले जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज पिटीशन दायर हुई कि इस महापंचायत को रोका जाए, जिसके बारे में अंदाजा है कि इसमें नफरती तकरीरें होंगी। सुप्रीम कोर्ट कई बार हेट स्पीच के बारे में सख्त टिप्पणी कर चुकी। क्या है लीगल प्रश्न इन्वॉल्व? लीगल अवेयरनेस के दर्शकों का हक है कि वो मुझसे जाने कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों मना कर दिया। अनुच्छेद 32 यह अधिकार देता है कि अगर मौलिक अधिकारों का हनन है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाए। कई मामलात में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे सुना है। अब जब चंद घंटे रह गए हैं, बेहतर होता अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई कर लेते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट जाइए, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ना आए। कई मामलात में सुप्रीम कोर्ट ऐसे कह चुकी है कि पहले हाई कोर्ट जाएं। हाई कोर्ट के बारे में इतनी बेइत्मीनानी सही नहीं है, उन पर विश्वास करें। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है दिल्ली म्युनिसिपैलिटी के केस में कि अवर हाई कोर्ट्स आर हाई कोर्ट्स। एनजीओ ने फाइल किया था केस प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, उनको इजाजत दी कि आप विड्रॉ कर लें और हाई कोर्ट में फाइल करें। हाई कोर्ट में मैटर को मेंशन किया गया और कल ये बड़ी अच्छी बात है कि हाई कोर्ट इस पर सुनवाई करेगी। जो पूरे फैक्ट्स हैं उनमें अभी पूरी मुकम्मल क्लैरिटी नहीं है। क्लेम और काउंटर क्लेम है, कम्युनली सेंसिटिव मामला है। मगर लॉ तो समझें, 2 मौलिक अधिकारों का सीधे सीधे मामला है और तीसरा मौलिक अधिकार भी इसमें इन्वॉल्व है। फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई। देश के सभी नागरिकों का हक है टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। पूरे देश के किसी भी हिस्से में देश का कोई भी नागरिक जा सकता है, रह सकता है, सेटल हो सकता है। किसी व्यक्ति को और किसी ऑर्गेनाइजेशन को यह हक नहीं कि वो किसी दूसरे नागरिक के इस अधिकार को छीनने की कोशिश करे। हां, कानून के जरिए अगर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाई जाएं आपके रिजाइड और सेटल करने के अधिकार पर, तो वो जायज होंगी। आर्टिकल 19 क्लॉज 5 यह कहता है कि कोई अगर ऐसा कानून है
जिसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं आइदर इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक और फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। जंगलों का मामला है, पहाड़ों का मामला है, ट्राइबल एरिया है, तो वहां पर लोगों को रिजाइड और सेटल करने को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं, परमिट सिस्टम किया जा सकता है। लेकिन यह रेस्ट्रिक्शन समाज का कोई अंग और समाज का कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं लगाएगा, राज्य लगाएगा। ये कौन लोग हैं जो राज्य से बढ़कर दूसरों को कह रहे हैं कि अपनी दुकानें खाली कर दो? जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट का मतलब इंटरेस्ट ऑफ हिंदूज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस और जैन नहीं होगा, बल्कि जनरल पब्लिक में हिंदू भी आएंगे, मुसलमान भी आएंगे, ईसाई भी आएंगे, सिख भी आएंगे। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 2004 का, ब्रह्मो समाज एजुकेशन सोसाइटी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। जनरल पब्लिक शब्द की परिभाषा में कोर्ट ने कहा कि इसमें पब्लिक ऑर्डर भी आएगा, पब्लिक हेल्थ भी आएगी, पब्लिक सिक्योरिटी भी आएगी। देखिए कानून ऐसे हैं, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, कि यह चीज फला जगह जाएगी, फला जगह नहीं जाएगी। बिजनेस का अधिकार है, जो मैंने आपको बताया कि इसमें दूसरा अधिकार जो इन्वॉल्व है वो है आप कोई भी ट्रेड और कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, और उस अधिकार को कंट्रोल भी कोई लॉ करेगा, राज्य करेगा, इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। या फिर कुछ ऐसी रेस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं जो प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन रिक्वायर करती हूं। जैसे आप कहें कि हम वकालत करना चाहते हैं, तो आप तभी कर पाएंगे जब आपने एलएलबी किया और बार काउंसिल ऑफ इंडिया में आपको एज एडवोकेट इनरोल कर लिया। अब कोई दूसरा आदमी जिसने लॉ नहीं किया वो कहे कि ये मेरा प्रोफेशन और ट्रेड और बिजनेस के अधिकार का उल्लंघन है, तो यह नहीं माना जाएगा। पर्पस क्या है कि कोई भी भारत के किसी भी हिस्से में रह सकता है, सेटल हो सकता है। देश अखंड है और एक है। अगर देश एक है और देश के नागरिक एक हैं, तो जहां चाहे रहें, इंटरनल बैरियर्स को रिमूव किया जाए। यह पर्पस है इस कानून का। फिर जो दूसरा अधिकार इस कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व है वो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी, मैंने अभी आपको बताया। नागरिकों का अधिकार है टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। जो दुकानें चला रहे हैं उत्तरकाशी के परोला में, वो इस अधिकार को एक्सरसाइज कर रहे हैं। इस अधिकार को भी किसी कानून के तहत राज्य कंट्रोल करेगा, आर्बिटरली नहीं, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन से। यह अनुच्छेद 19 का क्लॉज 6 है, सब क्लॉज 6, 19(6) है। एग्जिस्टिंग लॉ होगा, जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन होंगी, या फिर प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन हो सकती हैं, या हो सकता है राज्य किसी को मोनोपोली दे दे या अपने पास मोनोपोली रख ले। जैसे अब तक रेलवे में मोनोपोली थी, अब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अलाउ कर दिया है राज्य ने। अब देखें इस तरह के जो केस हैं, सुदान सिंह का केस वर्सेस दिल्ली म्युनिसिपैलिटी, कहा जा रहा था कि जो पेवमेंट हैं उनके ऊपर क्या हॉकर्स को ट्रेड और बिजनेस का राइट है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा हां, उन्हें राइट है, फंडामेंटल राइट है। फिर सवाल उठता है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का मैंने एग्जाम्पल दी थी कि सरकार कहे इतना प्रोड्यूस करोगे, इतना डिस्ट्रीब्यूट करोगे, आप कहें ये तो मेरे बिजनेस के राइट को वायलेट कर रहा है, मैं जितना चाहे प्रोड्यूस करूं। नहीं, जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में ये कंट्रोल किया जा सकता। मिनिमम वेजेस एक्ट, बिजनेस करोगे, इंडस्ट्री लगाओगे, लेकिन कम से कम मिनिमम वेतन देना पड़ेगा अपनी लेबर को। यह रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है।
म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वर्सेस जान मोहम्मद उस्मान भाई का केस, साल भर में 7 दिन, रामनवमी, बुद्ध पूर्णिमा, गांधी जयंती, कोई स्लॉटर की इजाजत नहीं होगी। ये बूचर्स थे, ट्रेडर्स थे, कसाई थे, जिन्होंने कहा हमें तो गोश्त बेचने का मौलिक अधिकार है आर्टिकल 19 के तहत। कोर्ट ने कहा अगर 365 दिन में 7 दिन आपको गोश्त नहीं बेचने दिया जा रहा तो यह रेस्ट्रिक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक वैलिड है। पंजाब साइकिल रिक्शा एक्ट है 1976 का। रिक्शा किसी का होता था, रिक्शा चलाता कोई और था, सारे पैसे रिक्शा ओनर्स उससे ले लेते थे, रिक्शा पुलर से। कानून बनाया गया कि अब रिक्शा वही चलाएगा जो रिक्शा का मालिक हो। इसे चैलेंज किया गया, कहा गया कि नहीं ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। बाद में इसको कुछ डाइल्यूट किया गया क्योंकि सारे रिक्शा इकट्ठे हो गए, जो रिक्शा चलाते थे वो उनके मालिक नहीं थे तो चला नहीं सकते थे। कोर्ट ने लोन दिला के रिक्शा पुलर्स के लिए फैसिलिटेट कर दिया कि वो रिक्शा खरीद ले। और मैंने जैसे कहा कि 2 राइट तो क्लियर हैं इसमें वायलेट हो रहे हैं, राइट टू रिजाइड एंड सेटल एनीवेयर इन इंडिया, राइट ऑफ ट्रेड, बिजनेस एंड ऑक्यूपेशन, और तीसरा जो राइट है वो तो जीवन का अधिकार है, राइट टू लाइवलीहुड, आर्टिकल 21 का हिस्सा है। पहले तो ये अंडरस्टैंडिंग थी कि आर्टिकल 19 अलग है और आर्टिकल 21 अलग है और आर्टिकल 14 अलग है। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि आर्टिकल 14 यानी इक्वालिटी का राइट और आर्टिकल 19 यानी ये सारे अधिकार, रिजाइड एंड सेटल, ट्रेड एंड बिजनेस, राइट टू एसोसिएशन, राइट टू मूवमेंट, राइट टू फ्री स्पीच और आर्टिकल 21 पर्सनल लिबर्टी और जीवन का अधिकार, ये आपस में जुड़े हुए हैं, इनको साथ में पढ़ा जाएगा। मैं ये समझता हूं कि जो कंट्रोवर्सी परोला में हो रही है वो ये मौलिक अधिकारों का हनन है और देश की प्रिएम्बल जो इस राष्ट्र के एक लक्ष्य को बताती है। हमारा लक्ष्य है फ्रेटर्निटी, भाईचारा हो समाज में, प्यार और मोहब्बत हो। वो प्यार और मोहब्बत जब होगी जब लिबर्टी हो, इक्वालिटी हो, जस्टिस हो। अगर हम समाज के एक वर्ग को, क्योंकि उस वर्ग के एक व्यक्ति विशेष ने कोई गलत काम किया, उसके लिए पूरे वर्ग की अदरिंग कर देंगे तो हम और तुम का जो ये डिफरेंस होगा ये देश की यूनिटी के लिए बहुत बड़ा एक खतरा बन जाएगा। मुझे खुशी है कि पुरुला के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट देव आनंद शर्मा ने दफा 144 लगा दी है और अब 5 या उससे अधिक व्यक्ति 19 जून तक इकट्ठे नहीं हो सकते। उम्मीद करेंगे कि ऐसी कोई असेंबली नहीं होने दी जाएगी जिसमें भड़काऊ भाषण दिए जाएं, क्योंकि वो अपने आप में एक क्राइम है। सेक्शन 153A, 153B जुर्म है। अब मैं ये भी एक्सपेक्ट करूंगा कि एक दूसरे वर्ग ने, जिसने 18 जून को देहरादून में एक महापंचायत बुलाई है, वो भी उसको नहीं बुलाएं। इसको धर्मों की लड़ाई ना बनाएं, इसको समाज की लड़ाई ना बनाएं। एक जुर्म हुआ है, प्रशासन की यह ड्यूटी है कि जिसने जुर्म किया उसको कानून के तहत सजा दी जाए। मुझे खुशी है कि पुष्कर सिंह धामी ने, जो मुख्यमंत्री हैं, कहा कि उन्होंने पुलिस और प्रशासन को सख्त हिदायत दी है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को
खराब ना होने दिया जाए। इस पूरे मामले को अगर मैं कंक्लूड करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री की छवि को खराब करने की साजिश है। प्रधानमंत्री का तो नारा है सबका साथ सबका विकास, जिसमें 2019 की जीत के दिन उन्होंने जोड़ दिया था सबका विश्वास, अल्पसंख्यकों का विश्वास, समाज के हर वर्ग का विश्वास, कमजोरों का विश्वास। अगर लोगों को अदरिंग की जाएगी तो विश्वास कैसे होगा? लोगों की दुकानों पर अगर पोस्टर लगाए जाएंगे खाली करने का तो विश्वास कैसे बढ़ेगा? यह तो प्रधानमंत्री के विजन के विरुद्ध जाना है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं उनके लिए एक ही होली बुक है, पवित्र ग्रंथ है, देश का संविधान। और क्योंकि वे परोला में जितने लोग रह रहे थे वो पसमानदा थे, तो तीसरी बात भी जो प्रधानमंत्री जी ने अपनी पार्टी को इंस्ट्रक्शन दी कि पसमानदा के विकास के लिए प्रयत्नशील हो जाएं, लगता है कि यहां का एडमिनिस्ट्रेशन प्रधानमंत्री के विजन के विरुद्ध जाना चाह रहा है। प्रधानमंत्री जी इस वक्त G20 के प्रेसिडेंट हैं। पूरे विश्व को उन्होंने संदेश दिया है, नारा दिया है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। अगर हम एक शहर भी सबके लिए ना बना पाए, परिवार के सारे सदस्यों के लिए ना बना पाए, तो कैसे हमारा भविष्य एक होगा? मुझे लगता है कि शायद हम देश के दुश्मनों के हाथों में खेल रहे हैं। और ये जो पोस्टर हैं पुरौला के, ये आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी के उस विजन के जिसकी वो बार बार बात करते हैं, यूनिटी की। अभी उन्होंने कहा कि जो हमारे यहां डाइवर्सिटी है, डिवीजन है, वो डिवीजन नहीं है, वो तो हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी ताकत है। हम सब एक हैं। प्रधानमंत्री जी ने विजन दिया सबका विश्वास, और आरएसएस चीफ विजन दे रहे हैं कि हिंदू और मुसलमानों का डीएनए एक है। आरएसएस चीफ कह रहे हैं कि हिंदुत्व की परिकल्पना मुसलमानों के बिना असंभव है। जो पुरौला में हो रहा है वो हिंदुत्व के विरुद्ध है। मैं ये समझता हूं कि वहां का एडमिनिस्ट्रेशन इस नई सिचुएशन से सख्ती से निपटेगा, और कल उत्तराखंड की हाई कोर्ट भी जो उचित दिशा निर्देश एडमिनिस्ट्रेशन को देने होंगे ताकि सिचुएशन अंडर कंट्रोल रहे, जो लोग चले गए हैं वो वापस लौटे, और जो हाल कश्मीर में पंडितों का हुआ वो अब दोबारा किसी का ना हो। आज तक हम उन कश्मीरी पंडितों को वापस वैली में नहीं भेज पाए, और ये हम सब की और हमारी सरकारों की बहुत बड़ी नाकामी है। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें, और प्यार बढ़ाएं, नफरतों से दूर रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।